हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनियन बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम साइड बाय साइड क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हम उस टॉपिक को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप यूनियन बजट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके तहत डिफेंस सेक्टर की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए कैपिटल प्रोक्योरमेंट कितना रखा गया है इस साल के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो 68% होगा। ठीक है, बट इसके साथ अब आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, मतलब ये इनिशिएटिव लाया ही क्यों गया था आत्मनिर्भर भारत का? तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इसलिए लाया गया था ताकि हम इंडिया जो है उसको सेल्फ रिलायंट बना सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन डिपेंडेंस जो है गुड पे, ठीक है, वो हम कम कर सकें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो इंपोर्ट बिल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया है वो डिफेंस इक्विपमेंट और मशीन का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ते हैं, वो जब बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिसिट होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, जिससे हमारा डेफिसिट फर्दर कम हो जाएगा और डेफिसिट कम होने से हम ये जो पैसा है ये अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम मशीन्स वगैरह, ठीक है, लगा सकते हैं। और मशीन वगैरह लगाने से क्या होगा कि एक तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। रिटर्न्स में बात कर रहा हूँ जीडीपी की टर्म्स में, कि हमारी जीडीपी ग्रो होगी। अब आपको एक बात बताओगे कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जीडीपी ग्रो कैसे होता है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। कि सपोज़ ये मान के चलो कि ये आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, इस इकोनॉमी में एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन मान लो कि कोई एक आइटम बनाती है, ठीक है, एक आइटम बनाती है। अब इस एक आइटम को जो इस कंट्री के लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ओवर द टाइम इस जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी लोगों की। तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक की जगह 2 मशीन लगा देता हूँ, तो अब यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में इस पर्टिकुलर दूसरी मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी वो बढ़ेगी। और अगर वर्कफोर्स बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? लोगों के पास नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों के हाथों में। इसके बढ़ने से क्या होगा? लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फर्दर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो ये जो ज़्यादा डिमांड है गुड्स की, इसको कैटर करने के लिए, ठीक है, इसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे? ज़्यादा मशीन लगाएंगे, फिर ये दोबारा सर्कल होगा कि भाई वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिएगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, ज़्यादा इनकम उनके पास आएगी, ज़्यादा वो गुड्स डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा? कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको एक बात पता होगी कि जीडीपी जो है जब उसकी फिगर निकाली जाती है तो उसमें एक पार्ट आता है कंजप्शन से रिलेटेड, प्राइवेट कंजप्शन। ठीक है, तो जितना ये बढ़ेगा उतनी हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी। ठीक है, एक चीज़ तो थी ये, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी जो डिफेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड एक दो करंट अफेयर्स थे न्यूज़ में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो है इंडिया ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका सी वेरिएंट जो है उसकी डील करी है फिलीपींस के साथ। इसमें हम कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उन्होंने एक हेलमेट बनाया अभी रिसेंटली सिख पर्सन के लिए, ताकि वो उसको कॉम्बैट में यूज़ कर पाएँ। उस हेलमेट का जो नाम है वो है वीर हेलमेट। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितने वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बनाई जाएंगी आने वाले 3 सालों में। ठीक है, तो आंसर इसका होगा 400। तो 400 ट्रेनें जो हैं वंदे भारत की वो बनाई जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन का जो दूसरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए, वो है ट्रेन 18। ठीक है, 2019 में लाई गई थी। एज ऑफ नाउ अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये केवल 2 रूट पे चलती है। पहला दिल्ली टू वाराणसी और दिल्ली टू कटरा ये जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक फेमस रिलीजियस श्राइन भी है, वैष्णो देवी।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, जो ये वंदे भारत ट्रेन है, ये आपको बताना है कि क्या ये इंजनलेस ट्रेन है, ये कमेंट में आपको बताना है मेरे को, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो गाँव में लगाए जाएंगे, तो उसका जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये किसको मिला इसका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको बताना है। भारत नेट, पर्वतमाला, भारतमाला या सागरमाला, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ये जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे गाँव में, ताकि जो गाँव हैं या रिमोट एरियाज़ हैं, जो भी हमारे रिमोट प्लस रूरल एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। एक चीज़ तो थी ये। दूसरी बात ये है, एक दो चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसको जो इम्प्लीमेंट कराने का काम है, उसके लिए सरकार ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। तो BBNL ये जो संस्था है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है, इसका काम ये होता है कि जो प्रोजेक्ट इसको साइन किया जाता है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये जो बॉडी है ये सीज हो जाएगी एग्जिस्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके साथ हमें ये जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो पर्वतमाला है, ये क्या है मैं बता देता हूँ। तो इस साल के जो यूनियन बजट है 22-23 का, उसमें ये मेंशन है पर्वतमाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हिल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो केबल कार है उसके नेटवर्क को बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ पाए, ठीक है, रिमोट एरियाज़ में भी। तो ये पर्वतमाला के तहत हम काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन था हमारा सागरमाला। सागरमाला में हम क्या करेंगे, जैसे एक सेकेंड, मैं ये जैसे हमारा मदर इंडिया है, कुछ ऐसे रफली सा मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, कुछ ऐसा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है। एनीवेज, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जितने भी हमारे ये पोर्ट्स हैं इधर, जितने भी बंदरगाह हैं हमारे, ठीक है, तो उनको मॉडर्नाइज़ करने की बात इस सागरमाला के तहत की जा रही है। तो उनको मॉडर्नाइज़ करेंगे। अब भाई उनको मॉडर्नाइज़ क्यों किया जाएगा, तो वो इसलिए किया जाएगा कि अगर हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पोर्ट मॉडर्नाइज होने चाहिए। उससे हमारी क्या होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट गुड्स की जो होगी वो कम होगी। अगर ये कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स जो हैं वो कम्पीट कर पाएंगे दूसरे गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, दूसरे गुड्स के साथ, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये थी, मॉडर्नाइज कैसे किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, ठीक है। और जो टाइम है, वेटिंग टाइम पोर्ट्स में, तो उसकी क्लियरेंस को फास्ट किया जाएगा, जिससे ये जो टाइम है कि रिड्यूस हो पाए। तीसरी बात, यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश दिया जाएगा, जैसे ई-गवर्नेंस वगैरह, ठीक है, तो जिससे जो है टाइम जो है फर्दर कम लग पाए, ठीक है। तो जब हम पोर्ट्स मॉडर्नाइज कर लेंगे, तो जो हमारी ये इंडिया के अंदर जो जितने भी पार्ट्स हैं, इसको बोला जाता है इंटरलैंड, ठीक है, तो इनकी कनेक्टिविटी फर्दर हम पोर्ट्स जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके साथ कराएंगे। तो जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली 2-3 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो न्यूज़ में, एक तो दिल्ली टू मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक ये चेन्नई टू मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, चेन्नई टू कर्नाटका बोल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हमारे जैसे कोई भी सामान बाहर से आता है तो ये पोर्ट पे आएगा, यहाँ से हम फर्दर रेलवेज़ या रोडवेज़ के ज़रिए जो है इस सामान को पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली सागरमाला के तहत। भारतमाला में क्या कर रहे हैं हम, भारतमाला में हम ये कर रहे हैं जितने भी हमारे रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, ठीक है, या एक्सप्रेसवेज हैं, उनको मॉडर्नाइज कराएंगे। मॉडर्नाइज कैसे कराएंगे भाई, उनके साथ साथ उनमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीज़ वगैरह जो है प्लांट करेंगे, और उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कराएंगे, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो पाए, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमने भारतमाला के तहत लिया है, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप हमारी ये रेगुलर सीरीज़ को फॉलो करते होंगे, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने 12 फरवरी को एक करंट अफेयर डिस्कस किया था, जिसमें हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था। तो कमेंट में आपको ये बताना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उससे कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो ये भारत नेट है, ये इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये किया जा रहा है कि जो भी हमारे रिमोट या रूरल एरियाज़ हैं
उनमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इनके साथ साथ हमारी जो 2.5 लाख पंचायतें हैं उनमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ताकि उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो पाए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने से जो हमारी डिजिटल इलिटरेसी है, ठीक है, इंटरनेट के यूसेज को लेते हुए वो एक तो कम होगी, ठीक है, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे इसके बारे में। सेकेंडली, जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर डिजिटल इकनॉमी जो है उसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आशा कर रहा हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता पा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव है तो आप अपने कमेंट में ना सुझाव दे सकते हैं हमें, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जो जेमस्टोन या ज्वेलरीज आइटम है उन पे कस्टम ड्यूटी कम करके कितनी कर दी गई इस साल के बजट में। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है ये कम करके 5% कर दी गई है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, आपको मेरे को कमेंट में ये बताना है, ये जो डायमंड है ये एक फिज़िक्स में फिनोमेना होता है, उससे इसकी जो चमक होती है वो बढ़ती है, ये चमक दिखाई पड़ती है, चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वो कौन सा फिज़िक्स का फिनोमेना है जिससे डायमंड जो है वो चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसका स्पार्कलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ये बताना है। दूसरी बात, इसको आपको इसके साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो अम्ब्रेला है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा के अब की बार 20% कर दी गई है, ठीक है। एक ये वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, कस्टम ड्यूटी। ये क्या होता है भाई? तो कस्टम ड्यूटी ये होती है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक टैक्स पे करना होता है, वो कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है। अब ये किस टाइप का टैक्स होता है भाई? ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको कैसे समझेंगे? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप ऐसा एज्यूम करें कि मान लो ये यूएस है, ये इंडिया है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने यूएस से कोई आइटम ए परचेज़ किया इंडिया में, मतलब कोई इंपोर्ट कराया आइटम इंडिया में, ठीक है। तो जब वो आइटम इंडिया के अंदर आएगा तो इंडियन अथॉरिटीज़ होंगी वो उस पर एक टैक्स लगाएंगी। तो वो जो उस पर टैक्स लगाएंगे, क्या वो टैक्स जो है वो यूएस पे करेगा या ये कोई पर्सन जिसने वो आइटम खरीदा वो पे करेगा? तो ऑब्वियसली बात है वो पर्सन पे करेगा उस टैक्स को। अगर वो पर्सन उस टैक्स को पे कर रहा है तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो टैक्स पे करने की जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें मेन चीज़ यही होती है कि जो लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की वो शिफ्ट हो जाती है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलें कि कोई इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स जो होगा उस पर जो पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा होगा वही पे करेगा उसको। तो इसमें जो ऑनरशिप है वो शिफ्ट नहीं होती, मतलब लाइबिलिटी जो है वो शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो जीएसटी है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और कई बार जो ये कस्टम ड्यूटी है इसके साथ आपको एक वर्ड और सुनने को मिल जाता है जो होती है एक्साइज ड्यूटी। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली वो ड्यूटी होती है, मान लो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, इसने कोई आइटम बनाया अपनी फैक्ट्रीज़ में, मान लो ए, और इसने इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो जैसे ही ये आइटम मार्केट में लॉन्च होगा उससे पहले इस पर टैक्स लगेगा, वो होती है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो नेशनल हाईवे हैं इस साल के बजट में जो नेशनल हाईवे है उसके नेटवर्क को कितना किलोमीटर बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25,000 किलोमीटर। तो इसके लिए जो फंड रखा गया है वो है 20,000 करोड़, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये हाईवे की कंस्ट्रक्शन होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लें कि जो हाईवे की कंस्ट्रक्शन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, रेवेन्यू का नहीं। क्योंकि हाईवे जब बन जाते हैं तो वो सरकार के थ्रू एसेट का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जो टैक्स वगैरह, टोल टैक्स वगैरह जो लगता है उसका बेनिफिट सीधा सरकार को जाता है, ठीक है। तो एसेट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है सरकार के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये फ्रेज़ है अमृतकाल, ये अब की बार बजट में मेंशन थी, तो ये क्या सिग्निफाई करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अभी जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आने वाले 25 साल में जो नेक्स्ट 25 साल होंगे उनके बाद हम साल सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस के। तो ये जो 25 साल हैं इसमें इस साल के बजट में बोला जा रहा है कि हम सस्टेनेबली और इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको मैं ना एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है
इसमें आपको पता है कि क्या डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो जो ग्रोथ होती है ना, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, जबकि जो डेवलपमेंट होती है इट इज़ अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ठीक है भाई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटी मतलब इसको मेज़र किया जा सकता है 1 2 3। आप बोलते हो कि इंडिया 8% से ग्रो कर रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट 8% से ग्रो कर रही है? नहीं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टर्म है, इसको क्वालिटी में मेज़र किया जाता है। जैसे अब जो जो मेरा, जैसे मैं बोलता हूँ कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कैसे मेज़र होती है भाई? डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड करने होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट हमारा हार्म तो नहीं हो रहा, इसी के लिए हम एक जीडीपी फिगर कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, जिसमें क्या करते हैं हम कि जो जीडीपी होती है उसमें से हम जितना हमने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट किया है उस जीडीपी को, जैसे इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो मेरी कंट्री ने 2022 में 100 रुपये की जीडीपी बनाई कंट्री ने। ठीक है, उस 100 रुपये की जीडीपी को बनाने के लिए मैंने 20 रुपये की कॉस्ट जो थी एनवायरनमेंट की उसको हम किया। ठीक है, तो मेरी जो नेट जीडीपी आएगी वो कितनी आएगी? 80 रुपये। तो ये जो 80 रुपये ये मेरी ग्रीन जीडीपी होगी। तो ग्रीन जीडीपी में हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट मैंने एनवायरनमेंट का हार्म किया है उस पर्टिकुलर जीडीपी को बनाने के लिए, उसको मैं माइनस कर देता हूँ उसमें से। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखें कि इंडिया ग्रो कर रहा है 8% से, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की डेवलपमेंट 8% होगी। ठीक है, मेरी इस स्टेटमेंट को मैं एक और तथ्य से सपोर्ट करता हूँ। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, उसमें बताया गया कि जो इंडिया है उसमें जो टॉप 2 से 3% लोग हैं वो इंडिया की मोर देन हाफ जो वेल्थ है वो होल्ड करते हैं। तो आप एक बार बताओ, क्या हम इंक्लूसिवली ग्रो कर रहे हैं? मतलब सब बराबर हिस्सा मिल रहा है? नहीं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी नहीं हो रही। तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसलिए जो इस साल का बजट है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो 1 ऑफ द 4 पिलर्स है। इस साल का बजट जो है वो 4 पिलर पे रेस्ट करता है। सबसे पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा सनराइज इंडस्ट्री प्लस क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, प्लस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, प्लस इसके साथ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को। ठीक है, ये जो है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस साल 2022-23 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रखा है? ठीक है, इसका एलोकेट कितना किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए? तो इसका आंसर होगा 7.5 लाख करोड़। और अभी आगे क्वेश्चन में आपको मैं परसेंटेज भी पूछूंगा इस पर्टिकुलर की कि कितना परसेंटेज है ये जीडीपी का। तो यही बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये 2.9% है जीडीपी का। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा मैंने आपको पहली स्लाइड में ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि मशीन्स वगैरह आपके सेक्टर में डलेंगी। ठीक है, और मशीन जो डलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड से फर्दर फिर उस पर्टिकुलर गुड की बनाने के लिए, उस डिमांड को कैटर करने के लिए मेरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा काम करेंगी, उस पर्टिकुलर गुड को ज़्यादा बनाएंगी। ठीक है, जब उसको ज़्यादा बनाएंगी तो फर्दर जो है मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिएगी तो मैं ज़्यादा मशीन से लगाऊंगा, फिर ये साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ आप जान लें कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर के मुकाबले कम है। ठीक है, जबकि चाइना में इसका उल्टा है। ठीक है ना, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बड़ा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो सरकार है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए सब कर रही है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये स्कीम है हर घर नल से जल, तो इसके लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया है, कितने करोड़ पैसा इसके लिए रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60,000 करोड़। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हर घर नल से जल जो स्कीम थी 2019 में लाई गई थी और ये जल जीवन मिशन का पार्ट है। ठीक है, अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये काम करती है। ठीक है, उनके अंडर ये काम करेगी। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इतना आपको जो है पता होना चाहिए इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एमएसएमई को एम्पावर करने के लिए, मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू करा गया है? ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वो है रैम्प प्रोग्राम। रैम्प की फुल फॉर्म क्या है? रीगेनिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात एमएसएमई की, एमएसएमई पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, लघु एवं छोटे उद्योग, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। अब इससे क्या होता है भाई, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, इसमें वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंगेज है, ठीक है। तो अगर वर्कफोर्स ज़्यादा इसमें मतलब इससे एसोसिएटेड है, तो अगर इस पर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो सीधे सीधे इस वर्कफोर्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। इनकी जॉब लॉस होंगी, उससे क्या होगा, इनकी इनकम जो है इनके पास कम रहेगी, डिमांड कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जीडीपी में सीधा सीधा एक फैक्टर इंक्लूडेड होता है जिसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो अगर आपकी कंजम्पशन कम हो रही है तो आपका जीडीपी सीधा सीधा कम हो जाएगा। और वही कारण है कि हमारा जो है कोविड के टाइम में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ क्यों थी, ये वन ऑफ द कारण हो सकता है, और भी कारण थे बट उनमें से ये भी एक बड़ा फैक्टर था, ठीक है। एनीवेज, तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैंक होते हैं वो अनविलिंग होते हैं लोन देने के लिए एमएसएमई को। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एमएसएमई है वो कई बार जो है लोन पे डिफ़ॉल्ट कर, ठीक है, पे नहीं कर पाती। तो इस चक्कर में जो है बैंक उनको लोन नहीं प्रोवाइड करते। लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वैसी बात है वो काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो जो है धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई वो बढ़ेगी, ठीक है। इससे फिर वही ये वाली साइकिल वर्चुअस से विशियस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने ये किया है कि सरकार एक स्कीम लेके आई है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिंक्ड स्कीम, ठीक है। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार ये करेगी कि जो बैंक है उनको गारंटी कवर प्रोवाइड करेगी कि भाई अगर जो एमएसएमई है वो डिफ़ॉल्ट करती हैं तो हम पर्टिकुलरली उसको जो जितना वो डिफ़ॉल्ट किया है उसका कुछ परसेंटेज हम पे करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये एमएसएमई ग्रो करना शुरू कर देगी तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो एमएसएमई पे करेगी, ठीक है। तो उस गारंटी कवर को भी बढ़ाया गया है इस साल के बजट में, 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ ये कवर को बढ़ाया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे जो है एमएसएमई काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे जो हमारा टैक्सटाइल सेक्टर है वो एमएसएमई का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर रैंप होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। तो कैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें एक ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा देश, ये ऑप्शन है देश ई स्टैक पोर्टल, ठीक है। कमेंट में आपको इस देश की फुल फॉर्म बतानी है मेरे को, ठीक है। तो ये पोर्टल अब की बार स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके साथ 2-3 पोर्टल और हैं जो पहले ऑलरेडी स्टार्टेड हैं इस स्किल से रिलेटेड। एक तो है असीम पोर्टल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस साल के बजट में क्या बोला गया है, इस साल के बजट में ये बोला गया है कि हम जैसे जितने भी पोर्टल स्टार्ट कर रहे हैं इनको अब हम इनका सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, रादर इनको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटरलिंक कर देंगे, ठीक है, जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लोगों को हम स्किल प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी रिलेवेंट जॉब को ढूंढ सकें, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि स्किलिंग पे जोर क्यों दिया जाता है इतना, क्योंकि जो इंडिया की वर्कफोर्स है उसमें हार्डली जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, जिनको फॉर्मली स्किल प्रोवाइड की गई है वो 2 से 3% है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको रिवाइज कराने की बात की गई है इस साल के बजट में। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये फैक्चुअल सवाल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इस साल के बजट में कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, TWS, टिकैस, कवच या लोको प्रोटेक्टर। तो इसका आंसर होगा कवच। तो कवच एक इनिशिएटिव है जो इस साल के बजट में लिया गया है, जिससे हमारी जो रेलवे है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर ए और बी जो ये लिखे हुए हैं 2 ऑप्शन, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो TWS होता है इसको बोलते हैं ट्रेन वार्निंग सिस्टम, ठीक है। और ये जो टीकेएस होता है ये वो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे 2 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो टीकेएस सिस्टम इंस्टॉल होता है इन दोनों में, तो ये कम्युनिकेट करता है थ्रू सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है, इंटरचेंज करा देता है। जैसे मान लो एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। और अगर गलती से इनके बीच में कुछ फिक्स्ड रिक्वायर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है।
अगर वो डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने के बाद अगर वो डिस्टेंस नहीं होता है तो ये जो पीछे वाला लोको है, अगर ये ऐसे चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। तो कोलिजन को बेसिकली ये अवॉइड करेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि PLI जो स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत कितनी नई जॉब्स बनाने की बात की गई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 60 लाख जॉब, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो स्कीम लाई क्यों गई थी। तो जैसे कि ये स्कीम लाई क्यों गई थी, इसलिए लाई गई थी क्योंकि अभी आपको पता है कि हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कीम के तहत भी इसी पर्पज़ को अचीव किया जा रहा है। हम क्या करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, कंपनीज़ हैं उनको ये बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करो, और आपको अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपको आपके रेवेन्यू का कुछ % जो है ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आपकी काम के प्रति मोटिवेशन बनी रहे, ठीक है। और आप ऐसे ही जो है उस पर्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट को बनाते रहें, ठीक है। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारी फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी, दूसरी बात हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप होंगे, जिससे जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम भी है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो है इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी सारे सेक्टर्स में है, ठीक है। कुछ 14 सेक्टर्स हैं जिसमें ये स्कीम लाई जा रही है, उनमें से ड्रोन भी एक सेक्टर है। और ये करंट अफेयर्स में भी अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि एक ड्रोन पॉलिसी लाई है सरकार ने। उसमें हम क्या करेंगे कि जो कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन है अपार्ट फ्रॉम डिफेंस पर्पसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन 2 पर्पसेस के अलावा हम जो है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन का इंपोर्ट जो है वो बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं इंडिया में जो ड्रोन बनाती हैं, उनको हम PLI स्कीम के तहत कवर करेंगे। उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाइए, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आपने 26 जनवरी की रिपब्लिक परेड देखी होगी तो लास्ट में एक ड्रोन शो हुआ था, ठीक है, जिसमें मेक इन इंडिया का लोगो, वो जो लायन होता है वो दिखाया गया था, प्लस महात्मा गांधी का भी मतलब फ़ोटो दिखाया गया था उसमें थ्रू ड्रोन के ज़रिए। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि वो कौन सी IIT है जिसके साथ इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने जो है मिलके ये कोलैब करके ये शो किया था। तो वो कौन सी IIT है ये आपको कमेंट में बताना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तहत हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कवर करनी थी। चलिए अगले चलते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अनब्लेंडेड फ्यूल होता है, ठीक है, जिसमें इथेनॉल नहीं मिला होता, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के कितनी कर दी गई है, कितनी एक्साइज ड्यूटी उस पर बढ़ाई गई है, ठीक है, ताकि हम जो है ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल है उसको इंकरेज कर पाएँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 रुपये पर लीटर से जो है हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको इससे रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए हम एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा क्यों रहे हैं। तो सरकार एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ा रही है ताकि जो है ब्लेंडेड जो फ्यूल है उस पर लोग जो है अट्रैक्ट हो पाएँ, ठीक है, उसको बढ़ावा मिल पाए, ठीक है। अब हम इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं हम। इसको प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो अब इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो सीधी बात है, जैसे जो फार्मर होते हैं शुगर केन वगैरह जो ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट जो है इथेनॉल से बनाया जाता है, उससे कुछ पार्ट इथेनॉल बनाया जाता है, तो वो एक तरीके की उनकी एडिशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो जो सरकार का एम था 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करने का, ठीक है, वो बढ़ जाएगा या वो अचीव हो जाएगा। अचीव तो नहीं बट सॉर्ट ऑफ अचीव हो जाएगा, ठीक है, कुछ हद तक अचीव हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे इंपोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इंपोर्ट बिल हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात फिर इसके एनवायरनमेंट पे जो है काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सरकार ये जो करेगी इथेनॉल ब्लेंडिंग ये एक फेज मैनर में करेगी। सबसे पहले हम आएंगे E5, देन E10, ये E है, देन E20,
इनका मतलब क्या है, E5 का मतलब है 5% एल्कोहल मिला होगा टोटल 100% पेट्रोल में या फ्यूल में, फिर 10%, फिर 20%, ऐसे। सरकार का टारगेट है कि 20% हमें एथेनॉल मिलाना है 2025 तक, ठीक है, 2025 से 30 तक। इतना जो है आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आपको मेरे को एक क्वेश्चन बताना है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, कमेंट में आपको मेरे को बताना है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, हमने कवर कर लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उन पे जो सरचार्ज लगाया जाता है उसको रिड्यूस करके 12% से कितना कर दिया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7%, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से फंडामेंटल राइट 19(1)(c) में जोड़ी गई थी, ठीक है, प्लस शेड्यूल 9B में मेंशन है। आर्टिकल 19(1)(c) में लिखा गया है कि जो एक इंडिविजुअल है उसको पूरा अधिकार है ट्रेड यूनियन, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, ठीक है। पिछले साल भी सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाई है इसके रिगार्डिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी हैं उसके मिनिस्टर हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आपको मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये किस DPSC में किस आर्टिकल में मेंशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मेंशन ही नहीं है, ये आपको मेरे को बताना है कमेंट में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है जो MSME है उसको कितना बजट एलोकेशन की बार प्रोवाइड कराया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इनको क्रेडिट का काफ़ी दिक्कत आया था कोविड टाइम में, ठीक है। तो सरकार ने इनको एक तरीके से इनको फंड प्रोवाइड किया गया है। तो ये कितना है आपके पास, ताकि अच्छे तरीके से अपनी फंक्शनिंग कर पाए। तो वो जो फंड है वो है 21,422 करोड़, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप 21 लिखें, ठीक है। 21 को मैं क्या करूँगा, यहाँ जो नंबर लिखा गया है लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख दूँगा, 21 दूनी 42, ऐसे अपने आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी ये वैसे ट्रिक है, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो MSME को हमने क्रेडिट की प्रोवाइड किया है, इसका ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ पिछले क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, ठीक है, 2022 से 23, उसके तहत कितना GDP का परसेंटेज है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये 2.9% है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि जो NPS है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको 10% से कितना मतलब बढ़ा के कितना कर दिया। अब सरकार मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी NPS में जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो 14% होगा। इसमें एक्चुअली क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तो 14% ऑलरेडी पे करती थी NPS में, बट स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो 10% पे करती थी पहले, ठीक है। और 10% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ परसेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और इक्वल अमाउंट जो है परसेंटेज का वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी पहले वो 14% कंट्रीब्यूट करती थी, बट स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो 10% कंट्रीब्यूट करती थी। तो इस साल के बजट में बोल दिया गया कि जो स्टेट का गवर्नमेंट है उसको भी 14% जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। NPS जो है ये पुरानी पेंशन स्कीम को हटा के नई एक न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, ठीक है, 2004 के आसपास, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉय है उसको सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि इस साल में जो रेवेन्यू रिसीट हुई है मतलब जो सरकार की कमाई है, तो उसका मेजर जो चंक है वो कौन से पार्ट फॉर्म करता है, कहाँ से आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सरकार की मेजर जो कमाई हुई है इस साल वो हुई है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, मतलब जो सरकार पैसा उधार लेती है बाहर से, उससे सबसे ज़्यादा कमाई है, ये नियरली 35% के आसपास है, 35। फिर GST आता है 16%, ये दोनों जो हैं ये 15% है, ठीक है। तो अगर सरकार 100 रुपये ले रही है तो 35 रुपये तो सीधे सीधे वो बोरोइंग्स और लाइबिलिटी से ले रही है, 16 रुपये वो GST से कमा रही है, ठीक है, 15 रुपये जो है वो कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स से कमा रही है, ठीक है। अब आपको मैं 1-2 चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ, और आप एक चीज़ और देखें कि GST जो है अब GST की फंक्शनिंग काफ़ी सही हो रही है कि सरकार टैक्स ले पा रही है अच्छे में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक 2 चीज़ हम और बता देते हैं कि जो GST है वो 2016 के आसपास लाया गया था, ठीक है, 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। GST कैसा टैक्स है भाई GST इंडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इंडायरेक्ट टैक्स है, प्लस ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है,
मतलब जहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलो, ठीक है, जहाँ एक पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन हो रहा है जिस उसमें, वहाँ इस पर टैक्स लगेगा। पहले जो टैक्सेस होते थे वो होते ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ये मतलब कौन देता है, जो कंपनीज़ होती हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं, तो ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती हैं, ठीक है। जितनी वो कमाई करती हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो पे करती है। इनकम टैक्स कौन पे करता है, वो पे करता है इंडिविजुअल जो पैसा कमाता है उस पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बजट टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है। जो ये बजट वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका जो आंसर हुआ वो होगा ई ऑप्शन। ये ऑप्शन मैंने गलत दिया है, ई ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। पहली बात तो एक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो बजट वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। बजट की जगह पर एक और फ्रेज यूज़ होती है जिसको बोलते हैं एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली बजट के लिए यूज़ हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल किसके तहत कवर है, आर्टिकल 112 के तहत एक और होता है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है जो आर्टिकल 143 है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल क्या है और इसका यूज़ कौन करता है, ठीक है। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब की बार का जो बजट है वो कितने पिलर पे रेस्ट करता है, ये आपको बताना है। तो अब की बार के बजट में बेसिकली 4 पिलर हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें यहाँ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। एक पिलर बच गया था जो हमने लास्ट में डिस्कस नहीं किया था। पहला था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा था सनराइज इंडस्ट्रीज़ प्लस क्लाइमेट एक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ठीक है। तीसरा जो था वो था फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और फोर्थ था जो मेन था वो था गति शक्ति पोर्टल, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे कि हम जो है स्किलिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे लोगों को, अपनी जॉब वगैरह फाइंड करेंगे, पॉवर्टी कम होगी, ठीक है, हेल्थ वगैरह हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और जो है एजुकेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये सब प्रोवाइड करके हम जो है अपनी डेवलपमेंट को काफ़ी इंक्लूसिव वे में अच्छा कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करेंगे ताकि हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर पाएँ उसको और अपनी जीडीपी को ग्रो कर पाएँ। गति शक्ति पोर्टल क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, जितने भी जैसे रेलवेज़, रोडवेज़, एयरपोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स ये हैं, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला के जो भी प्रोजेक्ट ये करेंगे उनको यूनिजन में, ठीक है, किसके साथ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ, ठीक है, जोड़ेगा, ताकि जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होते हैं, ठीक है, फंड जो है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी पुश करेगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर वही वर्चुअल साइकिल जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस साल के बजट में जो सरचार्ज है वो कितना कम कर दिया गया है अनलिस्टेड शेयर पे 28.5% से। तो इसका आंसर है 23%। तो 23% कर दिया गया है सरचार्ज अनलिस्टेड शेयर पे। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो वर्ड है सरचार्ज इंपॉर्टेंट है। सरचार्ज क्या होता है भाई, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है सरचार्ज, एक होता है सेस। जो सरचार्ज होता है तो ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से अगर आपकी कमाई ऊपर है तो उस पर लगता है सरचार्ज, ठीक है। और सेस जो होता है वो भी एक तरीके का टैक्स होता है, बट ये वेलफेयर मेजर के लिए लगाया जाता है, ठीक है, भलाई के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला एजुकेशन सेस, और इसका जो पर्पस होता है वो डिफाइंड होता है ऑलरेडी, पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाएगा। जैसे एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत कल्याण सेस, ठीक है, ये सब गो कल्याण सेस, इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए। भाई अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं, कंपनी आपने सुनी होगी दो टाइप की होती हैं, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उसमें उसके शेयर्स आप जैसे मैं और आप जो है उसका लेन देन कर सकते हैं। बट जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो लिमिटेड पर्सन ही जो है उसका लेन देन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका बजट जो है पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा 1947 में, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस कराया गया था आर के शेट्टी द्वारा, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए।
RK शेट्टी, इसकी जगह सी कर लीजिएगा, शेट्टी। ठीक है, कमेंट में आपको मेरे को बताना है 1947 जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लॉ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 2022-23 का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है कितना रखा है सरकार ने, आपको बताना है। तो 2022-23 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो है 6.4%। अब आपको ये वर्ड पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो जब सरकार की जो टोटल रिसीट होते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर, तो जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रिसीट को क्रॉस कर जाए, मतलब ये उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है कि जो एक्सपेंडिचर है इसमें मैं डेट की जो डेट की रीपेमेंट होती है, मतलब सरकार ने मान लो कोई बोरिंग करी 100 रुपये की, तो वही अगर ही सरकार ने उधार लिया तो उसको पे भी तो करना पड़ेगा। तो जो पे करेगी सरकार वो उसका सरकार का क्या होगा, खर्च होगा। बट जो वो खर्च है जो कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देती है, ठीक है, तो वो जो खर्च होगा वो इस एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। इसको हटा के अगर वो एक्सपेंडिचर रिसीट को ओवरकम कर पा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा हो पा रहा है, तो सरकार का क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, सरकार का फिजिकल डेफिसिट होगा। ठीक है, अब भाई इस फिजिकल डेफिसिट अगर सरकार को होता है, अगर ये बढ़ता है तो ये चिंताजनक क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। सरकार बोरोइंग करेगी तो फिर वापस वही कि अगले साल सरकार को फिर बोरोइंग के लिए जो है रीपेमेंट करनी पड़ेगी, फिर वापस से जो है FD बढ़ेगा। ठीक है, तो चलती जाएगी साइकिल। ठीक है, और अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता रहेगा तो उससे हम जो अपने प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट जिसको बोलते हैं, उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो सरकार का पैसा है वो इस पेमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आपको मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसके लिए एक परसेंटेज फिक्स किया गया था किसी कमेटी ने, उस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो किसके की थी, ये आपको बताना है कमेंट में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस साल के बजट में कुछ अंगनवाड़ीज़ को सक्षम अंगनवाड़ीज़ में अपग्रेड किया जा रहा है। तो कितनी अंगनवाड़ीज़ हैं जिनको सक्षम अंगनवाड़ी बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है 2 लाख। ठीक है, अब भाई सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होगा, तो इसमें हम क्या कराएंगे, एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराएंगे वहाँ पे। ठीक है, प्लस उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग जो है उसको और बारीकी से करेंगे ताकि जो है किसी भी तरीके का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो पाए फंड्स का। ठीक है, ठीक है, रेगुलर जो है उनकी असेसमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये सब किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी के तहत। ठीक है, इसको कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो करती है हैंडल, तो इसको मिनिस्ट्री करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगी। ठीक है, स्कीम को प्लस इसके साथ कुछ और स्कीम भी है जैसे पोषण 2.0। आपको बताना पोषण 2.0 में क्या होता है, स्कीम के तहत क्या करो होता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर सक्षम आंगनवाड़ी से जो वीमेन है और चाइल्ड है उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। ठीक है, ये क्या होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 50,000 करोड़ से ये 5 लाख करोड़ बढ़ाने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट के लिए आपकी बार के बजट में कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा PM डिवाइन। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि इस PM डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट में आपको इसकी फुल फॉर्म जो है बतानी है PM डिवाइन की। तो बेसिकली ये क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सरकार क्यों फोकस करी है नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, तो एक तो जो सरकार का टारगेट है आपकी बार की इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए पैन इंडिया लेवल पे, उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी डेवलप करना है, तो रीज़न ये है। दूसरा मेन रीज़न कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक प्रकार की होती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो उसके तहत आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स हैं, साउथ ईस्टर्न नेबर्स, उन पे हम जो है उनके साथ हम काफ़ी लाइवली इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनली, तो उसको बूस्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग लिंक हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को जो है डेवलपमेंट इसकी काफ़ी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको पता होगा जैसे इंसर्जेंसी, ठीक है, मूवमेंट होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको कम करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंस ये है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की। ठीक है,
जब आपके पास जो है इतने फ्रेंडली नेबर्स हैं, ठीक है, जैसे चाइना, तो आपको नॉर्थ ईस्ट पे जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, बॉर्डर वगैरह प्रॉपर बॉर्डर्स गार्ड करने होंगे। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें नॉर्थ ईस्ट की जो है इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो है PM डिवाइन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साल जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। तो आंसर इसका 2023। ठीक है, तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए, जो मिलेट्स है ना, इसको सुपर फूड बोला जाता है। ठीक है भाई, इसकी खासियत क्या है? इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जो क्रॉप है ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम क्लाइमेट को भी झेल जाती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में जब हमारी क्लाइमेट जो है अगर वो और सीवियर होती है, तो इस पर्टिकुलर मिलेट के ज़रिए हम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को, वुमेन वगैरह को। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती हैं इंडिया में, तो पर्टिकुलरली जैसे बाजरा, ठीक है, ज्वार, रागी, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशन रिच क्रॉप है। ठीक है, आपको बताना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अर्बन एरियाज़ में चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की गई है साल के बजट में। तो आंसर इसका है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ठीक है, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के तहत जो है हम क्या करेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड अभी आपने सुना होगा कि गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम बोल सकते हैं, गुरुग्राम में इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन वो ओपन हुआ है। दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं इसमें लिथियम आयन बैटरी जो है वो वर्क करती है। और लिथियम के वर्ल्ड में लिथियम का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो है किसके पास, चिले के पास। ठीक है, चिले कंट्री के पास। कमेंट में आपको ये बताना है कि चिले कंट्री में एक्टिव वोल्केनो जो है, कि जैसे अगर हम ये देखें कि ये मेरा कुछ ऐसा सा, मैं साउथ अफ्रीका है मेरा, तो इधर जो है ऐसे पैरेलली जो है चिले का एक्सटेंट है, तो इसमें काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये प्लेट इसको पुश करती है और ये प्लेट इसको, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फोल्ड होकर इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के जो है क्रस्ट को फोल्ड करते हुए जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनने से ये होगा भाई कि जब ये फोल्ड माउंटेन बनेंगे तो इधर क्या होगा, इधर एक्टिव वोल्केनो जो होंगे नीचे, वो नीचे का जो यहाँ से जो क्रस्ट मेल्ट होकर नीचे जाएगा, उसमें जो है वो क्या करेंगे, उस क्रस्ट को लेके आएंगे ऊपर। ठीक है, एनीवेज आपको ये बताना है कि इसमें कौन से एक्टिव वोल्केनो पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो रेलवेज़ में अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिल पाए स्टेशन पे। ठीक है, तो वो कौन सा इनिशिएटिव है ये आपको बताना है। तो उस इनिशिएटिव का नाम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उसका नाम है। उसमें हम क्या करेंगे, उसके तहत हम ये करेंगे कि कोई भी जैसे रिस्पेक्टिव स्टेशन है उनका अगर कोई उधर जो प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में वहाँ पे फेमस है, ठीक है उधर, तो उसको हम उसी पे फोकस करेंगे। तो उस पर फोकस करने से क्या होगा, उस पर फोकस करने से ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उस एरिया में प्लस बाहर से जो लोग आएंगे वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को में भी फ़र्क आएगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं 100 आइटमों पर फोकस कर रहा हूँ और कहीं मैं पूरा अपना कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर आइटम पे दे रहा हूँ, तो इस केस में मेरी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी इस आइटम की। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो स्कीम है, ऐसी एक स्कीम आपने लाई थी पहले जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, जिसको आपको पता होता है कि उसी के पैरेलली एक स्कीम लेके आई गई है, उसी के मोटिवेट होती है। ठीक है, तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये है कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सरकार के जो खर्च होते हैं उसमें मैक्सिमम शेयर कौन से पार्ट का, सब्सिडीज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी या इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक बात बताऊँ, पीछे हमने सुना था कि जो सरकार की कमाई थी उसमें मेजर चंक जो था वो किसका था, उधारी का, बोरोइंग्स का।
अब भाई अगर सरकार उधार ज़्यादा कर रही है, 35 यूनिट अगर सरकार उधार ले रही है 100 यूनिट में से, क्योंकि 35% था, तो भाई 35% अगर उधार लेगी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ज़्यादा उधार लेगी तो उसकी जो इंटरेस्ट होंगे वो भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो मेजर चंक है सरकार के खर्च का, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है सबसे बड़ा शेयर होल्ड करता है। ठीक है, अभी जो वर्ड लिखा गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्या होता है मैं बता देता हूँ। 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इनका खर्च जो होता है फुली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है, क्योंकि इसमें जो है कुछ पोर्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। डिपेंड करता है कि स्टेट कैसी है, जैसे हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10, ये फिक्स नहीं, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्लेन एरिया जो स्टेट है उनके लिए 60-40, और यूटी के लिए क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में होती है तो 100% बॉर्न बाय द सेंटर। ठीक है, तो आपको जो है पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछ रहा है अब तक निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार जो बजट को पेश किया, तो सर इसका 4 फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो लॉन्गेस्ट स्पीच थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 2 घंटे + 42 मिनट की थी। ठीक है, 2020 में जो इन्होंने स्पीच दी थी, ये लॉन्गेस्ट स्पीच है अब तक की बजट की। ठीक है, इनकी नहीं, ऑल ओवर बजट जितना है अब तक उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 2022 में जीएसटी कलेक्शन कितना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1,40,986 करोड़ रुपये। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ये सबसे ज़्यादा जो है कलेक्शन हुआ है अब तक का, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कलेक्शन अब तक का ये है। इसको याद कैसे करना है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा 140 सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 7 से गुना कर दूँगा, मेरे को क्या मिलेगा 980। ठीक है, इस 7 से एक कम नंबर इसमें मैं जोड़ दूँगा, क्या मिलेगा मुझे 986, वो मैं लिख दूँगा 1,40,986 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी और ट्रिक बना सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जीएसटी के बारे में कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में बोल रहा है नेशनल रोड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में आंसर इसका पर्वतमाला है, जिसमें केबल कार जो है हिली एरियाज़ में उसके ट्रैक को जो है बढ़ाएंगे ताकि उधर का डेवलपमेंट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, प्लस ये टूरिज़्म सेक्टर को भी बूस्ट करेगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। शिखरमाला कुछ नहीं होता, पर्वतीयमाला कुछ नहीं, भारतमाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे रोड हाईवे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन पे कितना टैक्स लगाने की बात की गई। अगर कोई आदमी या कोई भी पर्सन अपनी इनकम ट्रांसफ़र करता है थ्रू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो इसका सही आंसर है 30%। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को मतलब जैसे क्रिप्टो, ठीक है, और कोई वर्चुअल रुपी या कुछ भी ऐसा, रुपी तो नहीं, वर्चुअल करेंसी कोई भी आप बोल सकते हैं, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी। ठीक है, इस साल के बजट में सरकार ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की बात की गई है जिसका नाम है डिजिटल रुपी। ठीक है, इसको मॉनिटर करेगा आरबीआई। ठीक है, कब तक आएगी वो देखते हैं। ठीक है, सरकार ने इस साल के बजट में बात किया है कि वो एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे जिसका नाम है डिजिटल रुपी, और ये एक तरीके की फिएट करेंसी होगी। भाई फिएट करेंसी कौन सी होती है, ये वो करेंसी होती है जिनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती। ठीक है, वो नेग्लिजिबल होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 2000 का जो नोट है, वो जो नोट है उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस पर जो गारंटी कवर जो सरकार लिखती है कि आई प्रोमिस टू पे द बियर अ सम ऑफ 2000 रुपीज़, वो उसकी वैल्यू 2000 बनाता है इस पर्टिकुलर नोट की। कि सरकार जो है, आरबीआई जो है वो गारंटी कवर प्रोवाइड करा रही है कि अगर आप उस 2000 को लेकर आरबीआई के पास जाओगे तो या तो आपको 2000 रुपये या आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको जो 2000 रुपये की वैल्यू है गुड्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, जैसे गोल्ड वगैरह उसके लिए। ठीक है, एनीवेज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको एक चीज़ कमेंट में बतानी है, जो वर्चुअल करेंसी जैसे जो क्रिप्टो होती है ये एक उस पर वर्क करती है, टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। ठीक है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है वो बतानी है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो कोऑपरेटिव के लिए उसको घटा के कितना कर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो 14%। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव जो है उसको सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, सेक्टर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव के बारे में कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है। तो भाई क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो टैक्स से बचने के लिए टैक्स इवेजन करती हैं, उसमें वो क्या करेंगी, जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कम टैक्स लगता है उनको बोलते हैं टैक्स हेवन्स।
तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जाके अपने बेसिस शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे दिखा देंगे कि हमने मतलब वहाँ अपना पर्टिकुलर कंपनी खोली हुई है, और कोई भी शेल कंपनी खोल के अगर अपने टैक्सेस की लायबिलिटी से वो बच जाती हैं। तो आपके पास सरकार ने क्या किया है कि ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लेके आए। इसमें जो है टैक्स एविडेंस जो है उनकी लायबिलिटी जो होती है उनसे वो बच नहीं पाएंगे, और जो है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जो हमारी जो ये डिजिटल जो कंपनीज़ हैं, जैसे एक वर्ड यूज़ भी होता है इसके लिए, गाफा, फ्रांस कंट्री जो है उसने वर्ड दिया था, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। तो और भी बहुत जैसे डिजिटल कंपनीज़ हैं वो एडवर्टीजमेंट अगर करती हैं तो उनके लिए एक टैक्स लेवी किया जाता है सरकार के द्वारा। उस टैक्स का नाम होता है इक्वलाइजेशन लेवी। अब भाई ये क्यों लेवी किया जाता है? ये इसलिए लेवी किया जाता है कि अभी आपने जैसे सुना होगा कि अभी आने वाले टाइम में जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी बोला गया है कि जो डाटा है वो डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है, ये वर्ड मेंशन है, डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है। तो पहले जितनी एक ऑयल की कीमत मतलब इंपॉर्टेंस थी वो आने वाले टाइम में डाटा की होने वाली है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि लोगों से जैसे डाटा मतलब पर्सन्स का डाटा उठा के उससे क्या करेंगे, उनको एड्स वगैरह भेजेंगे। अगर आप मान लो जैसे आपने देखा भी होगा, अगर कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको काफ़ी सारी एड्स जो हैं आपके वेब ब्राउज़र वगैरह पे मिलती रहती हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगी सरकार, क्या करती है कि अगर कोई भी रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं इस एड से, ठीक है, तो मतलब कोई भी प्रॉफिट अगर वो जनरेट करते हैं इस पर्टिकुलर एड से, तो जो रेवेन्यू को होता है उसका कुछ पार्ट सरकार को एज अ इक्वलाइजेशन लेवी देना होगा। ये 4 to 6% हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तहत पता होनी चाहिए थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया है। आंसर इसका है 1400 करोड़, ठीक है। 1400 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, ठीक है भाई। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ये 2 रिवर है केन और बेतवा, ये अपने मध्य प्रदेश जो है उसके उधर से फ्लो करती है। और ये कुछ ऐसा है कि जैसे अगर मैं बोलूँ तो इधर ये मेरी, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, जैसे ये मेरी है इधर पीछे बेतवा, यहाँ मेरा इसके आसपास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अशरपुर, उधर से होती हुई ये बेतवा रिवर, यहाँ से ये मेरी केन रिवर, ठीक है। ये ऊपर से मेरी रिवर आ रही है यमुना, ठीक है। तो केन रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा भी, ठीक है, यमुना की, ठीक है। अब जो ये केन रिवर है आपको पता होना चाहिए एक टाइगर रिजर्व से गुजरती है जिसको बोलते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। अभी जैसे जो एक मूवी भी आई थी शेरनी मूवी, वो इसी में शूट हुई थी, आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। और फर्दर जो ये यमुना है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो भाई इस लिंकिंग प्रोजेक्ट को किया गया है। भाई आपको पता होगा कि जो इंडिया है उसमें जो वाटर डिवाइड है वो बहुत अनइवन है, मतलब कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी है और कुछ में बिल्कुल ही नहीं है, आइलैंड एरिया। तो ये जो मेजर पार्ट है ये हम शिफ्ट करते हैं थ्रू कैनाल, और तो उसमें हम क्या करेंगे, कैनाल के जरिए जैसे जो है इसको शिफ्ट कर देंगे पानी को, ठीक है। पानी शिफ्ट करने से क्या होगा, पानी शिफ्ट करने से ये होगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर भी एग्रीकल्चर इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनका भी डेवलपमेंट काफ़ी सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसमें जैसे ये बेतवा रिवर है, ये केन रिवर है, तो जो ये लिंक कराया जाएगा तो यहाँ पर एक डैम है, उसको बोलते हैं दोधम डैम, दोधम डैम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। वो केन रिवर पे है ये डैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस साल के बजट में जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, कितने साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो ये बढ़ा के जो है 2 साल कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि सरकार को जो टैक्सेस का कलेक्शन है वो सरकार का बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था जनवरी 2022 में जीएसटी का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये डायरेक्ट टैक्स को जो है सरकार के पास कलेक्शन बढ़ाएगा। उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक स्कीम भी लेके आए थे सरकार, उसका नाम है विश्वास से विवाद स्कीम, ठीक है। इससे सरकार क्या करेगी, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है सरकार का वो बढ़ेगा इससे स्कीम के तहत, ठीक है। लोग अपना डायरेक्ट टैक्स जो है वो पे कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये होगा कि भाई आप कुछ अमाउंट टैक्स की पे कर सकते हैं सरकार को, ठीक है, कुछ ऐसा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है बनाई जाएंगी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनके द्वारा इस साल बजट पे। तो इसका जो आंसर है वो है 75, ठीक है। अब आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई के स्टैट्यूट में मेंशन होते हैं, ठीक है।
एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। दूसरी बात, भाई डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाने का क्या फ़ायदा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये रिमोट एरियाज़ में बनाई जा रही है 75 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वहाँ ये बनाई जाएंगी, वहाँ पे क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी को पुश किया जाएगा उन एरियाज़ में, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, ठीक है, इसके बारे में। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जो हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट है, आप बोल सकते हैं कि वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट होगा, इसी के साथ पैरेलली रन करेगा वो भी, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पीएम आवास योजना के तहत कितना फंड एलोकेट किया गया इस साल के बजट में, ये आपको बताना है। तो ये 48,000 करोड़ जो हैं रुपये जो हैं वो अलग रखे गए हैं पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इनिशिएटिव है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है। तो इसके जो हैं 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना अर्बन, ठीक है। अब भाई जो ग्रामीण है इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इस अर्बन वाली को देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भाई सीधी सी बात देखो, आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ग्रामीण है तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगी, अर्बन है तो इसमें भी अर्बन आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देखेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कौन सी टाइप की स्कीम है, हमने 2 स्कीम डिस्कस की थी, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें क्या करेगी सरकार, जैसे जो हिली एरियाज़ हैं उसमें 90% सरकार, 10% स्टेट गवर्नमेंट, प्लेन एरियाज जो हैं 60% सरकार, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो ऐसा, तो गाइस आज के ये इतने हमारे क्वेश्चन थे। तो हमने आज जो है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, हाँ। तो आज हमने जो है 41 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने केवल 41 क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डिस्कस किए। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी आपके दोस्त हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके साथ ये पीपीटी को शेयर करें। तो इस पीपीटी को हम पीडीएफ में बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करा देंगे, वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कोई भी आपका किसी भी तरीके का सजेशन है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर पिन डाउन करें, हम शॉर्टली उस पर काम करेंगे।